जय हिंद साथियों, वेलकम टू सीबीसी गोड्डा, सीबीसी बायोलॉजी क्लासेस गोड्डा। कल आप लोगों को मैं 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा था मैं, जिसमें आपको मैं टोटल 20 क्वेश्चन का एक सेट करवाया था। आपको एग्जाम तो 40 क्वेश्चन का देना है, लेकिन मैंने कल हाफ करवाया था। आज कल के वीडियो का पार्ट 2 है, कल के वीडियो का पार्ट 2 है। अच्छे से देखिए, कोई डाउट है तो पूछिएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी शायरी बोलिए, मोटिवेशनल स्पीच बोलिए, हो जाए। किसी ने कहा है, जो आग है सीने में उसे एक दिशा दीजिए। ठीक है, जो आग है सीने में उसे एक दिशा दीजिए, और आप क्या कर सकते हैं यह जमाने को दिखा दीजिए। जो आग है सीने में उसे एक दिशा दीजिए, और आप क्या कर सकते हैं यह जमाने को दिखा दीजिए। इसी शायरी और मोटिवेशन के साथ मैं चंदन सर आज का क्लास स्टार्ट करता हूं। तो चलिए आते हैं अब मुद्दे पर। तो दोस्त, पहला जो क्वेश्चन आपको यहां पर स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन क्या है दोस्त कि कौन से हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं? कौन से हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं? तो देखो दोस्त, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा है। देखो, यदि आपको स्ट्रेस हार्मोन बोले, यदि आपको स्ट्रेस हार्मोन बोले, तो सबसे पहले आपको दरवाजा ठकठकाना है कॉर्टिसोल का। किसका ठकठकाना है दोस्त? कॉर्टिसोल का। कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो तनाव से रिलेटेड है, स्ट्रेस से रिलेटेड है। दूसरी बात दोस्त, कॉर्टिसोल को बनाता कौन है? तो कॉर्टिसोल को बनाता है एड्रीनल ग्लैंड। कौन बनाता है दोस्त? एड्रीनल ग्लैंड, हिंदी में जिसको आप अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हो। हिंदी में जिसको आप अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हो, इसी एड्रीनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स भाग है वो एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल, जिसका संबंध किससे दोस्त? तनाव से है। लेकिन यदि आप देखोगे तो यहां पर कॉर्टिसोल का कोई ऑप्शन नहीं है। यहां पर कॉर्टिसोल का कोई ऑप्शन नहीं है। यदि कॉर्टिसोल ऑप्शन में नहीं दिखे दोस्त, तब जब कॉर्टिसोल नहीं है तब आपको एड्रेनलिन पे जाना है, क्योंकि कुछ कुछ कंडीशन में ये भी स्ट्रेस से, ये भी तनाव से रिलेटेड है। तो आपने क्या सीखा? तनाव का दो हार्मोन, स्ट्रेस का दो हार्मोन, कॉर्टिसोल मेन है। कॉर्टिसोल नहीं रहे तो कुछ कुछ कंडीशन में एड्रेनलिन भी। क्लियर हो गया? तो मैंने क्या बताया? स्ट्रेस का दो हार्मोन। यदि आपको कॉर्टिसोल नहीं मिलता है दोस्त, तब किसके पास जाओगे? एड्रेनलिन के पास। बात क्लियर? ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप स्क्रीनशॉट लेते रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि मैं देखूं तो 22 में जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, 22 में आपको क्या बोला कि इन ए डाइकोट स्टेम, मतलब द्विबीजपत्री तने में संवहनी बंडल। तो पहले बात जान लो, संवहनी बंडल हम लोग किसको बोलते हैं दोस्त? एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। ये किस रूप में रहते हैं, कैसे अरेंज रहते हैं? ये जाइलम और फ्लोएम जो है ये रिंग के रूप में अरेंज रहते हैं, एक छल्ले के रूप में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। किसमें? डाइकोट स्टेम में। किसमें? डाइकोट स्टेम में। हो गया। अब मैं अगला क्वेश्चन के लिए लेकर जाऊं 23 में। तो 23 क्वेश्चन शायद इधर आपको मिलेगा। आता हूं इधर पे ही। क्या है 23 शायद यही है। हाँ दोस्त, 23 क्वेश्चन यही है। 23 क्वेश्चन जो है, 23 क्वेश्चन जो है आपको जो दिया है, ये है आपका 23। मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन में क्या पूछा है। ये आपका है 23। तो 23 क्वेश्चन जो है, ये 23 नंबर, इसने बोला है कि विच जितने भी आपको ऑर्गेनिल दिख रहे हैं, कौन सा ऑर्गेनिल मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं है, मतलब झिल्ली से घिरा हुआ नहीं है। तो आपको पता है गोल्जी का झिल्ली से घिरा हुआ होता है, गोल्जी का झिल्ली से सराउंडेड है। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पता ही है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी है? तो 2 है, 2 मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। उसके बाद न्यूक्लियस में भी आपको पता होगा दोस्त कि ये भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड होती है। तो आपको ले देके कौन बचा? राइबोसोम। तो राइबोसोम ऐसा ऑर्गेनिल है जिसके बाहर में
कोई भी झिल्ली या कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। दूसरी बात, यदि राइबोसोम की बात चली है तो मैं एक दो चीज और बता देता हूं। यदि आपको पूछेगा दोस्त कि राइबोसोम का क्या काम है, तो आप बोल देना राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। हिंदी में बात करोगे तो ये इसका काम है प्रोटीन का क्या करना, निर्माण करना। दूसरा बात, राइबोसोम को बनाने वाला कौन है, तो राइबोसोम को जो बनाता है उसका नाम है न्यूक्लियोलस। उसका नाम क्या है, न्यूक्लियोलस, जिसको आप केंद्रिका भी कह सकते हो। तो राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, और राइबोसोम कोई भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता। और दूसरी बात, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट, राइबोसोम आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है, जो किसी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है, जो किसी झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है। मतलब यदि आपको कोई पूछे बिना झिल्ली का सबसे छोटा कोशिकांग कौन है, आपको राइबोसोम बोलना है। राइबोसोम बनाता कौन है, न्यूक्लियोलस बनाता है। राइबोसोम क्या बनाता है दोस्त, प्रोटीन बनाता है। उसके बाद राइबोसोम के बाहर में कोई मेम्ब्रेन है तो नहीं है। तो एक साथ मैंने आपको चर्चा एमसीक्यू करवा दिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाना है, ठीक है। हिंदी में क्या लिखोगे, सबसे छोटा झिल्ली रहित कोशिकांग। सबसे छोटा झिल्ली रहित कोशिकांग किसको बोलते हैं, तो राइबोसोम को बोलते हैं। बात क्लियर, ओके। अब मैं चलूं नेक्स्ट की ओर। आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो 1 मिनट में। चलो नहीं, अब आगे की ओर देखो। अब देखो दोस्त, ये क्वेश्चन आ गया डीएनए का। इससे मैं 8-10 एमसीक्यू कराऊंगा, आप तैयार रहना। पहला चीज आप ये याद रखो कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, याद है तुमको, किसने दिया है? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो जिसने दिया था उसका नाम था वाटसन और क्रिक, वाटसन एंड क्रिक। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन ने और क्रिक ने। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि डीएनए की एक कुंडली का एक घुमाव कितने का होता है। ये आपका 2 ऑप्शन, या तो मारिए 3.4 नैनोमीटर, या ऑप्शन में मिलता है तो आप मार सकते हैं 34 एंगस्ट्रॉम। देखो बॉस, नैनोमीटर में पावर 9 होता है और एंगस्ट्रॉम में देखो दोस्त, तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, वाटसन ने और क्रिक ने। डीएनए के जो एक टर्न होता है, मान लो ये स्टडी के पर्पज से, ये जो एक टर्न है यहां से यहां तक का दूरी कितना होता है, या तो आप 3.4 नैनोमीटर बोल सकते हो या 34 एंगस्ट्रॉम, दोनों सही है। यदि क्वेश्चन पूछ दे दोस्त कि डीएनए के एक घुमाव में यानी एक टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं, आपको बोलना है कि 10 बेस पेयर होते हैं। दूसरा बात, यदि पूछ दे दोस्त कि 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, इसको 10 से भाग दे देना, या तो आप लिख देना 0.34 नैनोमीटर या लिख देना 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन कराया। पहला चीज, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, साथ साथ बोलो, वाटसन और क्रिक ने, ओके। दूसरा क्वेश्चन, डीएनए का एक टर्न का कितना लंबाई होता है, तो आप 2 बोल सकते हो, 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम। दूसरा बात, ये जो एक टर्न होता है इसमें कितने बेस पेयर होते हैं, तो 10 बेस पेयर होते हैं। 2 बेस पेयर की बीच की दूरी कितनी होती है, तो 2 बेस पेयर की 10 से भाग दे दो, तो जैसे डिवाइड करोगे एक डेसिमल आगे चला आएगा, या तो बोल दो 0.34 नैनोमीटर या आप बोल सकते हो 3.4 एंगस्ट्रॉम। सारे इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लिख लो। अब आगे, इसके बाद यदि मैं आगे का क्वेश्चन देखूं, ये वाला जो डायग्राम है, ये डायग्राम कौन सा इवेंट को दिखाता है, ठीक है। ये डायग्राम कौन सा इवेंट को दिखाता है, ठीक है, आ रहा है ना। अब ये जो तुम जैसे ये वाला तुम डायग्राम देख रहा होगा, तुम्हारे ब्रेन में एक बात तो आ गया होगा, ये डायग्राम है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन से, सेल साइकिल और सेल। गौर से देखो दोस्त,
एक क्रोमोसोम का आर्म दूसरे क्रोमोसोम के आर्म से टच हो रहा है, मतलब यहां पर कुछ क्रॉसिंग की बात हो रही है। और क्रॉसिंग रिलेटेड जितनी भी बातें होती है सारे का संबंध किससे है? प्रोफेज फर्स्ट से, क्योंकि ये घटना किसका है? ये घटना है मियोसिस का। और मियोसिस दो स्टेज में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट का जो है उसी से आता है प्रोफेज फर्स्ट। ओके क्लियर? अब देखो 26 में 25 हो गया। अब 26 यदि देखोगे अच्छे से, इसका कुछ ऑप्शन इधर है कुछ ऑप्शन इधर है। चलो मैं दोनों जगह से दिखा देता हूं। इंग्लिश वाला वहां देखोगे, हिंदी वाला यहां पे देखो। क्वेश्चन क्या बोला है दोस्त कि आप गौर से सुनो, ध्यान दो। सबसे पहले जो आपका फूड है ना, सबसे पहले फूड आपका माउथ में जाता है, नहीं, माउथ से जो फूड को आप अंदर निगलते हो, खटक लेते हो पानी की सहायता से, उस फूड को बोलते हैं बोलस। उस फूड को बोलते हैं बोलस। अब ये बोलस कहां पर गया? अब ये बोलस गया स्टमक में। इसको यदि हम लोग बोलेंगे मुंह बोलेंगे, ये बोलस है, मुंह की, मुंह से अंदर क्या गया? बोलस। बोलस कहां गया? आमाशय में। अब देखना दोस्त, आमाशय में उसका थोड़ा बहुत पाचन हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है। इसके बाद जो फूड जाता है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। हिंदी में आप बोलोगे छोटी आंत। क्या बोलोगे? छोटी आंत। तो जो फूड स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में गया उसको हम लोग बोलते हैं काइम। उसको क्या बोलते हैं? काइम। तो देख लीजिए काइम कै नंबर में है? तो 2 नंबर में काइम, और यहां पर भी आप मान लीजिए काइम। यदि क्वेश्चन पूछ लेता कि जो फूड मुंह से अंदर जाता है उसको क्या बोलोगे? उसको बोलते हैं बोलस। उसको क्या बोलते हैं? एग्जाम देख लेना, काइम देख के नाचने नहीं लगना, देख लेना पूरा क्वेश्चन पढ़ के मुंह से अंदर भेज रहा है कि स्टमक से बाहर भेज रहा है, जैसा भेजेगा वैसा आंसर लगा देना। क्लियर? ओके चलो इसके बाद आता हूं, कितना नंबर था दोस्त? 26। अब 27 यहां पे आ जाओ। ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाया भी हूं, अच्छे से पता भी होगा, ध्यान से देखो। क्या बोला कि ये जो आप एक बात देखो दोस्त, ये है हीमोग्लोबिन। ये क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से 2-3 क्वेश्चन ये पूछता है। हीमोग्लोबिन से यदि पूछ दे कि ये मेनली किसका बना है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मेनली किससे बना होता है, आपको बोलना है प्रोटीन का। ठीक है? यदि क्वेश्चन पूछता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन की किस संरचना को दिखाता है, तो बता देना क्वाटरनरी। क्या बोलोगे? क्वाटरनरी मतलब चतुर्थक। तो इसमें ये नहीं पूछा, इसने पूछा है कि एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को लेके चलता है। आपका कितना लेके चलेगा? कि ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल के लेके चलता है? तो 4 को लेके चलता है। ठीक है? कितनों को लेके चलता है? तो 4 को लेके ये चलेगा। अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि एक कार्डियक साइकिल में, अब कार्डियक साइकिल क्या होता है? जिसमें ब्लड आपके पूरे शरीर का एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है? एक चक्कर ब्लड को पूरे शरीर में घूम के आने में कितना समय लगता है? इसको ऐसे समझो, एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है ये लगता है 0.8 सेकेंड। यदि आपको दोस्त यहां पर पूछ दे कि हार्ट बीट कितना होता है, तो बोलना है 72 बार 1 मिनट में। 1 मिनट में आपका हार्ट कितना बार धड़कता है? नॉर्मल कंडीशन में 72 बार। यदि आप कहीं पे घूमने, कहीं पे आप मान लीजिए कोई हैवी वर्क कर रहे हैं, तो आपका ये 72 से ज्यादा भी चल सकता है। नहीं, किसी आप मान लीजिए गर्लफ्रेंड या लड़की से बात कर रहे हैं तो भी ये 72 से अधिक चल सकता है। लेकिन हाँ, नॉर्मल कंडीशन में दोस्त कितना चलेगा? 72 टाइम्स पर मिनट। इसको हम लोग बोलते हैं हार्ट बीट। तो एक कार्डियक साइकिल पूरा करने में कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड। अब देखिए आगे, अब यदि आगे देखोगे तो क्या हुआ? यहां देखो क्या बोला, गौर से बोला, क्या कौन सा ऐसा एनिमल इसमें है जो यूरिकोटेलिक नहीं है? अब बात समझो दोस्त, होता क्या है, उत्सर्जी पदार्थ जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है अमोनिया, एक होता है यूरिया, एक होता है यूरिक अम्ल। 3 तरह का। तो जो जलीय जीव होते हैं ना, जितने भी लगभग जलीय जीव हैं,
एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो उनका एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होता है? अमोनिया होता है, ठीक है। और जो स्थलीय हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, जिसमें हम लोग आते हैं, हम लोगों का उत्सर्जी मटेरियल क्या होता है? यूरिया होता है। लेकिन जो बर्ड्स टाइप के हैं उसका उत्सर्जी मटेरियल मतलब एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होता है? यूरिक अम्ल होता है। तो आपको क्या पूछा है? मतलब यूरिक अम्ल। तो आप गौर से देखो, ये है रोहू, ये क्या है? रोहू। और रोहू जल में रहने वाली एक मछली है, इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होगा? अमोनिया होगा, यूरिक अम्ल तो होगा नहीं। आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा? आपका ऑप्शन 4 नंबर जाएगा। और साथ में आप ये भी लिख लेना, इससे भी आपको क्वेश्चन मैच करेगा, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट में, चलो यहां से मैं 3-3 क्वेश्चन बता रहा हूं। सबसे पहले दोस्त क्या बोला कि एक बात देखो कि रिप्स, अब देखो रिप्स, RIBS, रिप्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पसलियां। क्या बोलते हैं दोस्त? पसलियां। तो हमारे पास रिप्स कितना है? तो बोलेंगे 12 पेयर। रिप्स कितना है? 12 पेयर, मतलब 24 पीस। अब ये जो 24 रिप्स है दोस्त, ये 3 टाइप में डिवाइड है। एक है ट्रू रिप्स, एक है फॉल्स रिप्स, एक है फ्लोटिंग रिप्स, ठीक है दोस्त। अब ट्रू रिप्स का मतलब क्या हो, बात समझना। जो एक तरफ स्टर्नम से जुड़ा हो, अब पिछले तरफ वर्टिबल कॉलम, जिसको आप रीढ़ की हड्डी भी बोल सकते हो, दोनों तरफ से जो रिप्स जुड़ी होती है उसको हम लोग ट्रू रिप्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ट्रू रिप्स। दूसरी बात, जो एक तरफ से वर्टिबल कॉलम से जुड़ी हो और दूसरा नंबर वो रिप से जुड़ी हो, स्टर्नम से नहीं जुड़ी हो, रिप से जुड़ी हो, उसको बोलते हैं फॉल्स रिप। उसको क्या बोलते हैं? फॉल्स रिप्स। देखो तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है, इससे मिलो। देखो इसका दांत कितना चमकीला है, दिख रहा है ना दोस्त? देखो ये स्केलेटन। अब ये जो आपको पूरा दिख रहा है ये रिप्स है, ये जो पूरा दिख रहा है ये रिप्स। अब काउंट करो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और देखो दो यहाँ है। तो टोटल हम लोगों के शरीर में कितने रिप्स हैं? 12 पेयर्स। कितना रिप्स है दोस्त? 12 पेयर्स। उसके बाद ये जो बीच का जो बोन देख रहे हो ना, ये स्टर्नम, ये क्या है? स्टर्नम। और ये जो पीछे की तरफ से आप देख रहे हो ये वर्टिबल कॉलम, रीढ़ की हड्डी या केसुरुकी इसको हम लोग बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये जो आप गौर से देखना, ये जो ऊपर से 7 है, गौर से देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ये एक तरफ से स्टर्नम से जुड़ी है, और पीछे से यदि आप देख रहे हो ये वर्टिबल कॉलम से जुड़ी है, मतलब दोनों तरफ से जुड़ी है। ये हुआ ट्रू रिप्स। ये क्या हुआ? ट्रू रिप्स। अब इधर से देखो, 8 9 10, 8 9 10, ये तीनों 7 नंबर से जुड़ा है एक तरफ से, और पीछे तरफ से देखोगे तो ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ा है। इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स रिप्स। इसको क्या बोलते हैं दोस्त? फॉल्स रिप्स। और नीचे में यदि देखोगे तो ये दो जोड़ा जो है, ये दो जोड़ा, अच्छे से देखो, ये दो जोड़ा जो है एक तरफ से जुड़ा तो है रीढ़ की हड्डी से, लेकिन एक तरफ से ये फ्री है, इसी का नाम है फ्लोटिंग रिप्स। तो फ्लोटिंग रिप्स देखो, 1 2 इधर, और दोस्त 1 2 इधर, टोटल कितना है? 4, मतलब 2 पेयर। कितना है? 2 पेयर। तो मैं आपको डायरेक्ट दिखा भी दिया, इससे हाय हेलो करवा भी दिया। अब चलो पढ़ाई की बात करते हैं। अब इसको थोड़ा देर के लिए मैं रख देता हूं इधर, इससे मैं बाद में फिर मिलूंगा। ओके देखो, तो ट्रू रिप्स को हम लोग बोलते हैं वास्तविक पसलियां। तो आप लोग मिल लिए ना स्केलेटन से, कैसा लगा? तो देखो एकदम दिखा दिए। तो ये जो कितना वास्तविक पसली होता है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि मान लो आपसे कुछ भी पूछ लेता, बता दो। तो वास्तविक पसली होती है 7 पेयर, 7 जोड़ा। फॉल्स रिप को तुम बोल सकते हो कूट पसलियां। ये होती है 3 जोड़ा, 3 पेयर्स, ठीक है। और फ्लोटिंग रिप्स को बोल सकते हो प्लावी या तैरती हुई पसलियां।
ये कितना होता है दोस्त? 2 पेयर। ये वाला स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, क्वेश्चन आएगा इससे। दिखाया भी, समझाया भी। आपको क्या क्या समझ में? रिप्स 12 पेयर्स, ट्रू रिप्स 7 पेयर, फॉल्स रिप्स 3 पेयर और फ्लोटिंग रिप्स 2 पेयर्स। तो कौन सा है 2 पेयर? चलो यहां पे लगा दो, बाकी स्क्रीनशॉट लेना तुम लोगों का काम है। अब आ गया मैं 31 पे। चलो 31 दोस्त क्या बोलता है कि न्यूरोट्रांसमीटर कहां होता है, जिसका ऑप्शन आपको इधर मिलेगा। न्यूरोट्रांसमीटर कहां होता है? न्यूरोट्रांसमीटर कहां होता है? तो न्यूरोट्रांसमीटर जहां होता है उसका नाम है सिनेप्टिक नॉब। उसका नाम है सिनेप्टिक नॉब। जो तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा होता है उसको बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। वहीं से जो केमिकल रिलीज होता है उस केमिकल का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। हो गया। अब चलो नेक्स्ट में 32 यदि मैं आपको बताऊं तो 32 यही पूछा है दोस्त कि एक ग्लैंड है। चलो बताओ थायराइड ग्लैंड कहां पर है? ये है आपका गले में। दूसरा बात, ये तुम्हारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। थायराइड, ठीक है, ध्यान देना दोस्त। लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, एकदम याद रखना। यदि सबसे बड़ी ग्रंथि पूछता है तो लीवर बोल देना, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा तो थायराइड बोलना। तो होता क्या है, थायराइड ग्लैंड का जो मेन हार्मोन है उसका नाम है थायरोक्सिन। जब किसी में ये अधिक मात्रा में बनने लगता है, जो डिजीज होता है उसका नाम है एक्सोथेल्मिक ग्वाइटर। इसमें आंख जो है ना लगेगा कि निकल जाएगा, पूरा आदमी गुस्सा में रहेगा, ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, टेंशन अधिक रहेगा, आंख एकदम पूरा बड़ा बड़ा करके दिखेगा। इसको क्या क्या बोलते हैं? एक्सोथेल्मिक ग्वाइटर, ठीक है। नेत्र संधि गलकंड, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पे 33 क्या बोला? एक लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन आ गया तुम लोग का। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया था? उस साइंटिस्ट का नाम था R.H. व्हिटेकर। कब दिया था? 1969। 1969। 5 जगत के नाम बता दो। पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, और बोलो, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। कितने जगत हैं? 5 जगत। ओके। अब चलो नेक्स्ट 34 यहां आ गया। अब देखो 34 क्या बोला? बोला ये क्वेश्चन तो मैं 5-6 बार करा चुका हूं। एम्फीबियन, उभयचर, किसको उभयचर मानते हैं? ब्रायोफाइटा को। किसको उभयचर मानते हैं? क्यों? रहने के लिए जमीन चाहिए, भूमि चाहिए, लैंड चाहिए, लेकिन जनन करने के लिए पानी चाहिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? उभयचर। क्या बोलेंगे? उभयचर। हो गया। नेक्स्ट 35, ठीक है। 35 क्वेश्चन का हिंदी ऑप्शन शायद इधर होगा, मैं देख लेता हूं इसमें आंसर है क्या, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला दोस्त? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, हिंदी में इसको बोलोगे तरल किरमीर नमूना। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसका है? तो तुमको बोलना पड़ेगा ये है सेल मेम्ब्रेन का। हिंदी में आप इसको क्या बोलोगे? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किसने दिया है? सिंगर और निकोलसन ने। कब दिया है? 1972। 1972 किसमें है? कोशिका झिल्ली का मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किसने दिया है? सिंगर ने और निकोलसन ने। कब दिया है? तो 1972, ठीक है। अब 36 देखो। 36 ये रहा, मिल गया, सिंगर निकोलसन लगा देना। अब यहां पर देखो ये आ गया एंजाइम। सबसे पहले ये बात देखो दोस्त, प्रोटीन एंजाइम। देखो अब मैं एक और बात सिखाता हूं, 3 चीजें ध्यान दो। एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग एपो एंजाइम। एंजाइम का जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एपो एंजाइम। तो कुछ एंजाइम को काम करने के लिए बिना प्रोटीन वाला भी कुछ चीजों की जरूरत होती है, उसका नाम है कोफैक्टर। यह है नॉन प्रोटीन पार्ट, बिना प्रोटीन वाला भाग। तो नॉन प्रोटीन पार्ट जो है इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे कोफैक्टर। और दोनों मिला के फिर बनाता है होलो एंजाइम।
तो आपको क्या क्वेश्चन बोला, बात समझो। बोला एंजाइम का केवल प्रोटीन वाला पार्ट, तो केवल प्रोटीन वाला का पार्ट का नाम क्या है, एपोएंजाइम। क्या मारोगे, एपोएंजाइम। क्लियर है। पूछ लेता क्या बिना प्रोटीन वाला पार्ट, तो बोल देता कोफैक्टर, या बोल देता जिसमें दोनों हो, उसका नाम क्या है, होलो एंजाइम। उसका नाम क्या है, होलो एंजाइम। ठीक है, क्लियर। चलो अब आगे देखो। क्लियर, हाँ ये क्वेश्चन और इजी है। क्वेश्चन क्या बोला है दोस्त कि डीएनए का रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन का मतलब होता है एक डीएनए से दो डीएनए का बनना। ये डीएनए का रेप्लिकेशन किस अवस्था में होता है, तो तुमको बोलना होगा एस अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, एस अवस्था। और ये इंटरफेज की तीन अवस्था होती है, जिसको हम लोग अंतरावस्था बोलते हैं। एक होता है G1, एक होता है S और एक होता है G2। तो जो S अवस्था है, इसी में क्या होता है, एक डीएनए से दो डीएनए बनता है। फटाफट अब देखो आगे, ये क्वेश्चन एकदम अच्छा है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन बोला आपको कि कौन सा गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एंजाइम होता है। देखो गैस्ट्रिक जूस मतलब ये पेट की बात कर रहा है, स्टमक की बात कर रहा है। तो स्टमक में दोस्त ट्रिप्सिन नहीं होगा, ट्रिप्सिन नहीं होगा, ट्रिप्सिन नहीं होगा। ट्रिप्सिन छोटी आंत में होता है। तो जैसे ही ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन मैंने काटा, ऑटोमेटिक ये आंसर आ गया। तो पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन, ये तीनों किस में होता है, गैस्ट्रिक जूस में। किस में होता है, गैस्ट्रिक जूस में। ओके, अब आ गया अब देखो 39। 39 कहां गया, 39 यहाँ पे है क्या, यहाँ पे 30, 37, 38 साला यहीं पे छिपा होगा ये, देखो। हाँ गुड। 39 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आरबीसी डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश। किसका विनाश, आरबीसी कहां पे जाके मर जाता है, दम तोड़ जाता है। हम 3-4 क्वेश्चन में बताता हूं। पहले बात ये समझो, आरबीसी बनता कहां पर है, आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो में। हिंदी में क्या बोलोगे, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। ठीक है। दूसरा बात, आरबीसी का जीवन काल कितना है, इंग्लिश में बोलोगे लाइफ स्पान। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, 120 डेज। ठीक है। आरबीसी की मृत्यु कहां होती है, आरबीसी का डेथ कहां होता है, यह होता है स्प्लीन में, जिसको हिंदी में क्या बोलोगे, पलीहा। आपके स्टमक के पीछे की तरफ होता है। तो कहां पर मृत्यु होता है, कहां बोलोगे आप, पलिया या क्या बोलोगे, स्प्लीन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। अब मैं लास्ट क्वेश्चन ये 2023 मॉडल सेट का बताता हूं, जो देखो क्वेश्चन क्या पूछा कि एंटीजन ए, ध्यान देना दोस्त। सबसे पहले एक बात समझो, यदि मान लो ये आरबीसी है, ये आरबीसी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस, सतह। इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए मान लो प्लाज्मा। तो सरफेस में जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन का नाम है एंटीजन। आप प्लाज्मा में जो प्रोटीन है उसका नाम है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी भी दो टाइप का होता है और एंटीजन भी दो टाइप का होता है। एंटीजन को कैपिटल लेटर से लिखते हैं और एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर से लिखते हैं। आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, इस बात का निर्धारण एंटीजन करता है। मतलब यदि मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे पास एंटीजन ए है, यदि मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो मेरे पास एंटीजन बी है, यदि मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो मेरे पास एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है। लेकिन यदि मेरा ब्लड ग्रुप ओ है तो मेरे पास कोई भी एंटीजन नहीं, ओ को हम लोग जीरो मानते हैं। तो यहाँ क्या पूछा है, एंटीजन ए, एंटीजन ए तो लो एंटीजन ए। और एक मिनट पूरा देखने दो, एंटीजन ए कहां कहां पर है, थोड़ा सा गौर करके देखना। एंटीजन ए में भी मिलेगा और ए बी में भी मिलेगा। ये बात, इससे अच्छा ऑप्शन 4 नंबर है। आप कौन सा ऑप्शन जाओगे, 4 के पास चले जाओ। कौन सा ऑप्शन चले जाओगे, 4। तो ये सेकंड पार्ट था। आपने टोटल 40 क्वेश्चन तो मैं कराया हूं, 21 से लेकर 40 तक। इसके अलावे मैं जितना भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बताया हूं, हर क्वेश्चन को पढ़िए। हर क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि जरूरी नहीं है कि जो सवाल आपको दिया है सेम सवाल दे, बल्कि उससे जुड़ा हुआ और भी सवाल आपको दिया जा सकता है। बेफिक्र रहिए, तैयारी कीजिए,
अच्छे से। कोई डाउट है कमेंट करके पूछिए। बाकी वीडियो कैसा लगा है जरूर से जरूर बताइए। थैंक यू, जय हिंद, बाय।